वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। बिजनेस जो आपका एक सब्जेक्ट है 11th में बिजनेस स्टडीज़ के नाम से, तो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पहला चैप्टर है। ये जितने भी पहले चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट के आप पढ़ते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि वो बेसिकली सब्जेक्ट है क्या, हम लोगों को पढ़नी क्या है। देखिए तरीके से आपने अपनी 10th के बाद +1 में कॉमर्स ली है, तो अगर कभी कोई पूछे भी कॉमर्स है क्या चीज़, कॉमर्स ली तो है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्रीज़ क्या है। ये ट्रेड दो बार लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ क्या है, ट्रेड्स क्या है, बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होती है, और उसकी रेलेवेंसी क्या है हमारी लाइफ में, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। बता भी रखा है कि इस एक फंडामेंटल बेसिक बात पढ़ेंगे हम कि बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स इंडिया में क्या है, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है। साथ ही साथ बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके जनरल मतलब कुछ कुछ आपको पता होंगे, कुछ कुछ एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लाइक कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं होता। रिस्क क्यों है बिजनेस के अंदर, उसके क्या क्या कारण हैं, उन रिस्क को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, खरीदता कैसे है, बेचता कैसे है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए, अगर आपने कॉमर्स ली है तो कहीं ना कहीं आपका पर्पस ये होगा कि मैं बड़े होकर कोई अपनी जो है मतलब आफ्टर माई स्टडी मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, या कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट करूँ, अपना बिजनेस करूँ, या मैं एम्प्लॉयमेंट में जाऊँ। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को करूँगा, बेसिकली दीज ऑल आर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, तो जब मैं इन सब चीज़ों को करूँगा तो मुझे मुझे पता होना चाहिए कि इनका रेलेवेंस क्या है, मुझे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि है कैसे, किस तरीके सब चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखिए हम लोग बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिजनेस का रोल क्या है, कहते हैं कि बिजनेस ना एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यूजुअली ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होती है मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इन दोनों में जनरल डिफरेंस ये है कि जो एक्टिविटीज़ आप प्रॉफिट्स कमाने के लिए कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, और जो एक्टिविटी प्रॉफिट्स नहीं, केवल हम अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, जिसको करके बस हमें अच्छा लगता है, हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे आप गुरुद्वारे के अंदर सेवा कर रहे हैं तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अपने देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं जिससे पूरी समाज को फ़ायदा होगा, पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलीथीन अवॉइड कर रहे हैं, पेपर्स बचा रहे हैं, तो ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। ये हम पैसे कमाने के पर्पज़ से नहीं कर रहे। और जो एक्टिविटीज़ का पर्पस है प्रॉफिट कमाना, जिससे हमारे पास सीधे तौर पर इनकम आएगी, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस करना मतलब कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर या तो हम किसी सामान को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उस सामान को बनाएंगे, या फिर हम उसको खरीदा हुआ यानी कि कहीं से खरीदेंगे और फिर फर्दर किसी पर्सन को वो बेचेंगे। यानी प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, किस चीज़ की सेल करना, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है जी, जहाँ पर आप प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। यानी जो पढ़ा रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, जो सुन रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। डॉक्टर कोई मान लीजिए ऑपरेशन कर रहा है, ये डॉक्टर फैसिलिटी दे रहा है आपको, ठीक है जी, इलाज कर रहा है आपका, तो वहाँ पेशेंट डॉक्टर दोनों को होना ज़रूरी है। तो बैंकिंग सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस होगी, ये सारी सर्विस सेक्टर होते हैं। या आप होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो सारी सर्विस का पार्ट है। और गुड्स क्या है, जहाँ पर आपको कोई भौतिक वस्तु जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, कुछ इस तरीके की चीज़ बेची जा रही है। जैसे आप बाजार जाके पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं। तो बिजनेस जो है ना, बिजनेस एक सेंट्रल है इंसान का। इंसान को जीना है तो जीविका कमानी पड़ेगी। जीविका मतलब लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ साधन, कुछ ना कुछ पैसा हमें चाहिए।
ऑल दो आवर लाइफ्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस। हालांकि बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, अब बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल भी जाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी करते हैं, फेस्टिवल भी इंजॉय करते हैं। तो ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं हमारी सर्विस का पार्ट, कुछ चीज़ें हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट, कुछ है इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट। तो उसी में से कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु है हमारा बिजनेस। अब बिजनेस में मेन बात है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस वो चीज़ है जहां पर बिजनेस स्टार्ट होता है किसी चीज़ को बनाने से लेकर उसके कंजम्पशन तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस मीन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन व्हेन यू ट्राइंग टू मेक समथिंग, ठीक है, यू ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग एंड आफ्टर दैट somebody कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, तो वो होगी कंजप्शन। बिजनेस स्टार्ट होता है किसी चीज को बनाने से लेकर, और बिजनेस की अंतिम एक्टिविटी होती है जिस चीज को बनाया गया है उस चीज को कंज्यूम कर लिया गया है। ठीक है जी। जैसे मेकिंग अ फिनिश प्रोडक्ट, हम यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑलरेडी बस पूरा कंप्लीट बन चुका है, अब आप उसको यूज करेंगे। तो वो जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो नंबर ऑफ सीरीज है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स यू आर डूइंग, वो सारी की सारी प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब बिजनेस का एक पार्ट है। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रीज क्या चीज है। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन, जब आप किसी चीज को बना रहे हो तो बनाने का जो प्रोसेस है ना, जितनी भी जगहों पर जितनी भी फैक्ट्रीज पर कोई ना कोई प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, उनको हम आम भाषा में कह देते हैं कि वो है उद्योग, यानी कि इंडस्ट्री। यानी कि वो वर्क जहां पर किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। और फिर वो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब कॉमर्स का पार्ट कहलाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस है ना वो एक बहुत वाइडर टर्म है, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज भी आती है, जिसके अंदर ट्रेड भी आता है और जिसके अंदर कॉमर्स भी आती है। अब इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स के बीच में दोबारा एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर करता हूँ। इंडस्ट्री मतलब किसी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं हम, ट्रेड मतलब किसी चीज को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। और इस काम को करने में जितनी भी एक्टिविटीज हमें हेल्प करेंगी ताकि आसानी से हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन सेक्टर से कंजप्शन एरिया तक ले जाए, वो सारी की सारी कॉमर्स का पार्ट कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बेसिक चीज समझ आ गई होगी। आगे फिर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। जैसे आपको ये देखो, इस पिक्चर में आपको नजर भी आ रहा होगा कि एक पुराने टाइम का एक किला बना हुआ है, आसपास एक तालाब है। ठीक है जी। और लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह एरिया में सामान बाय शिपिंग लेकर आ रहे हैं। कुछ जो है कार्टेज के थ्रू, कुछ जो है एनिमल की हेल्प से इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, सामान खरीद बेच रहे हैं। तो ये सारी के सारा, ये अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये हमें समझा रही कि बिजनेस इज नॉट अ न्यू थिंग। ये हमारे पुराने समय से, प्राचीन समय से ही पीपल किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज थे। या तो वो किसी चीज को मतलब उगाते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, कॉटन्स बना रहे हैं, ठीक है जी, कपास की खेती कर रहे हैं। तो कोई ना कहीं या तो वो एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व है, या वो किसी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि गाय भैंसों को पाल रहे हैं, बकरी को पाल रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मच्छी पालन कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है। या वो जो है वेविंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई शॉल बना रहे हैं ऊन की मदद से, या किसी कपड़े को आप डाइंग कर रहे हैं इस तरीके से, या फिर आप कोई पॉट बना रहे हैं यानी कि बर्तन बना रहे हैं, यूटेंसिल्स बना रहे हैं, कोई हाथ से कलाकारी बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं। ये सारा का स्ट्रक्चर देखो, कोई बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है जी, कॉटेज इंडस्ट्रीज होगी। ये सारी की सारी एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो इनका मेन पर्पस क्या है? इन सबका पर्पस है पैसा कमाना। ये सारे लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपने साधन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन सारी एक्टिविटीज में एंगेज है। बट इन टोटलिटी इन सारी एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या है? इन सब एक्टिविटी का मेन पर्पस है पैसे को कमाना। तो द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांस, ये सारी इन चीजों ने क्या करा? कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया। किसी समय में अब मान लीजिए कैश में खरीद रहे हैं, अब आप उधार में क्रेडिट ट्रांजेक्शंस भी कर रहे हैं, आपको आसानी से चीजों के लिए लोन्स भी मिल जाते हैं। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि लोन का कंसेप्ट नया है, प्राचीन समय से ही अगर आप उधार में सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजों ने कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया। अब इससे क्या हुआ? ये सारे लोग किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमें अपने ट्रेड को, ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। कभी कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेडिंग कंपनी सुना होगा। ट्रेडिंग मतलब होता है किसी चीज को खरीदना और बेचना। मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, प्रोड्यूस किसी और ने किया, मैंने उससे बल्क में सामान खरीदा और फिर उसको रिटेल कर दिया, लोगों को बेच दिया। तो बिजनेस एक्टिविटीज की ग्रोथ कैसे हुआ ट्रेड का? तो कह रहा उसके लिए बहुत सारी ना ट्रेड के लिए एड सर्विसेज थी, यानी कि हेल्परी एक्टिविटीज थी। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और अगर मुझे पेमेंट करनी है तो बैंकिंग सिस्टम,
ठीक है, मुझे अपना जो आइडल पैसा पड़ा है मुझे कहीं उसको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना संदेश है कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए। जैसे पहले टाइम में डाक होती थी, चिट्ठी होती थी, अभी भी होती है, बट उनका यूज लोगों ने कम कर दिया। न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है, व्हाट्सएप, ये सब चीजें आ गई हैं, तो लोग ऑनलाइन माध्यम से कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। बट दीज आर द एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज ने ट्रेड में एक सहूलियत दी, एक हेल्प करी, जिससे बिजनेस एक्टिविटीज में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और बिजनेस में अगर देखो, अगर आप 10th तक हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपने इन सेंटर्स के बारे में सुना होगा। हमारे इंडिया में ना ये बड़ी फेमस लोकेशंस थी जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था। ट्रेड के लिए फेमस सिटीज हैं जैसे पाटलिपुत्र, अभी के समय में इसको पटना कह सकते हो आप बिहार में। पेशावर, ये एक तरीके से जो है पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है आफ्टर पार्टीशन। तो पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, तो ये सारे के सारे बड़ी फेमस लोकेशन थी ट्रेड के पर्पसेस से, ठीक है। इन सारी चीजों से क्या हुआ, अब ये सारी चीजें जरूरी इसलिए हैं, बिजनेस करना जरूरी इसलिए है, सेलिंग परचेजिंग जरूरी इसलिए है, इससे हमारे देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है देश का आर्थिक विकास, देश के हर व्यक्ति की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाए, देश के हर व्यक्ति जो है जो चीज वो खरीदना चाहता है वो खरीद पाए, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज को आसानी से एक्सचेंज किया जा सके एक क्षेत्र से, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब चीजों से जो है हमारे देश में एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। ये सब चीजें यहाँ पे आपको बतानी थी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, मॉडर्न इंडिया के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है ना, बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी इंडिया में। यहाँ के लोग तो व्यापार कर ही रहे हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग यहाँ पे आकर कंपनीज खोल रहे हैं, जिनको हम MNCs कहते हैं। MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनके जो मेन ब्रांच है वो तो किसी अलग कंट्री में है, लेकिन उनकी सब ब्रांचेस हैं वो हेड ऑफिस के अलावा जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया के अंदर भी है। तो वो इंडिया के अंदर जो है FDI करते हैं, यानी फिक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। यानी कि जब कोई विदेशी कंपनी अपना जो पैसा है वो हमारी कंट्री के अंदर लगा रही है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर अगर कंपनी सेटअप कर रही है, यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, इससे होगा क्या, इससे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास फालतू पैसा होगा तो वो सेव करेंगे, सेव पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। और जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास होंगे तो आपका मन करेगा मेरे पास ये भी चीज़ हो, वो भी चीज़ हो, है ना। तो एक डोमेस्टिक कंजप्शन आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे इंडिया के अंदर जो एक कह सकते हैं आप यंगर पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी लगभग आने 30 से 40 साल तक, आज हम 2024 में हैं, लगभग अगले 40 या 30 साल तक हमारे पास यंग पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन जो ज़्यादा बिजनेस, जो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती है। बच्चे तो हो नहीं सकते ना, एल्डर हो सकते। तो इंडिया के पास एक तरीके का जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म होती है, ठीक है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब कि वो कंट्री जहां पर यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा, हमारे हाई सेक्टर ग्रोथ होगी, यानी जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सब सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ होगी जब हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, FDIs है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएट लेती है जिसके कारण इंडिया की एट द प्रेजेंट जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है जी। काफ़ी सारी चीज़ें जो है बढ़िया हो रही हैं, जैसे मेक इन इंडिया आपने सुना होगा, स्किल इंडिया आपने सुना होगा, ठीक है, डिजिटल इंडिया आपने सुना होगा। तो दीज आर द इनिशिएटिव जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है पिछले 5-10 सालों में लिए हैं, और जिनका मेन पर्पस है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करना, लोगों को स्किलेबल बनाना, ठीक है, लोगों को डिजिटल चीज़ों के साथ कनेक्ट करना, ठीक है, जिससे लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, इंपोर्ट भी कर पाएँ। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम विदेशों से कोई सामान खरीदते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम यहाँ से सामान किसी विदेश में जाकर बेच रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारी इंडिया के पास, हमारी कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आए। तो ये एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट था कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेस के कारण हमारी कंट्री में बढ़ रहा है और क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। अब फॉर्मली हम इस चैप्टर पे चलते हैं। अभी तक मैंने एक भूमिका क्रिएट करी कि क्या रेलेवेंसी है, क्या की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए, बिजनेस मतलब एक वर्ड है, बिजनेस का मतलब होता है बिजी होना। व्हेन यू आर बिजी इन समथिंग, आप कोई ना कोई एक्टिविटी में इंगेज हो, तो जनरल भाषा में बिजनेस का मतलब वो होता है। अब वैसे क्या जनरल मतलब है कि बिजनेस रेफर्स टू, यानी कि कोई आप ऑक्यूपेशन कर रहे हो, कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व हो, ठीक है, और रेगुलरली इन्वॉल्व हो,
और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसमें रेगुलरली इन्वॉल्व हो आप। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, आप कोई सामान बनाते हो, खरीदने या बनाने के बाद आप उस सामान को बेचते हो। सामान से मेरा मतलब गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, ठीक है, और उसके बेस पर आप प्रॉफिट कमाते हो। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस है। बिजनेस का मतलब आप किसी सामान को बनाओ या बना बनाया खरीदो और फिर उसको जो है किसी कस्टमर तक पहुंचाओ जिसको उसकी ज़रूरत है, और उससे प्रॉफिट कमाओ। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस कहलाती हैं, ठीक है जी। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस में यूजुअली ह्यूमन जो है दो तरीके की एक्टिविटी करता है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे आप पैसा कमा रहे हैं वो इकोनॉमिक है, और जो एक्टिविटीज़ आप अपने एक आप कह सकते हो अपने मन को खुश करने के लिए कर रहे हो, या फिर आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो उस काम को करना, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाती है। आई होप आपको बिजनेस क्लियर होगा। बिजनेस किस प्रकार की एक्टिविटी है, कहते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जहाँ आप गुड्स को बेच रहे हो, जहाँ आप सर्विसेज को बेच रहे हो। अगेंस्ट दैट यू आर अर्निंग समथिंग, और यू कैन से प्रॉफिट्स कमा रहे हो, और जो आप गुड्स बेच रहे हो उससे सोसाइटी की नीड्स जो है वो भी पूरी हो पा रही हैं, ठीक है। ये तो हो गया बिजनेस। अब अगर आप कोई वैसे ही पूछे कि बिजनेस होता क्या है, तो आप देखो इसको समझा पाएंगे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वी ऑल नो, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी है कि बिजनेस के अंदर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं या प्रिक्योर करते हैं। प्रिक्योर मतलब होता है बना बनाया सामान को आप खरीद रहे हैं या सर्विसेज को आप खरीद रहे हैं और फिर उसको फर्दर सेल कर रहे हैं। तीसरा है कि यहाँ पे आप सामान को खरीद रहे हैं और उसके बाद आप उसको सेल करेंगे या एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज से मेरा मतलब आपने सामान बेचा और उसके बदले में आपको मनी मिलेगी, ठीक है। चौथी चीज़ है यहाँ पे हम डीलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज की ऑन द रेगुलर बेसिस। आपकी कोई मान लीजिए कोई मोबाइल था वो पुराना हो गया, तो आप बाजार गए नया मोबाइल खरीद लाए और उसके बदले में आपने जो है पुराना मोबाइल के कुछ पैसे कटवा लिए कि ये लो ये वाला मोबाइल कितने का बिकेगा। उन्होंने बोला ये पुराने वाला तो 15,000 का बिक जाएगा, नया वाला मोबाइल 25,000 का है। तो आपने 10,000 उसको कैश में दे दी और 15,000 का अपना पुराना फ़ोन बेच दिया। तो दिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अ बिजनेस, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रही है, रेगुलर नहीं हो रही है। तो जो चीज़ रेगुलर बेसिस पे हो रही है उसको आप बिजनेस कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस वो है जिसमें प्रॉफिट कमाया जा रहा है। जो सोशल वर्क के लिए किया जा रहा है वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी नहीं है। बिजनेस वो है जिसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। आपने सामान खरीदा, आपको नहीं पता कि वो बिकेगा, कितने समय में बिकेगा, या बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी हमेशा इन्वॉल्व होती रहती है कि जितना पैसा हमने लगाया उतना रिटर्न भी आएगा कि नहीं आएगा। और लास्ट जो पॉइंट है बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। चाहे तो उसमें बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा या उस बिजनेस में रिस्क कम होगा, लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसमें रिस्क ही ना हो। रिस्क इज़ ए इसेंशियल पार्ट, यानी वो होना ही होना है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो ज़्यादा और कम डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग, बट रिस्क एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस का। अब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जो है दो तरीके की एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, बिजनेस, प्रोफेशन और इकोनॉमी, ये तीनों की तीनों एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यानी ये तीनों चीज़ें कोई अगर इंसान कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इनका पर्पस होगा पैसा कमाना, इनसे वो पैसा कमाना चाहता है। बिजनेस का मतलब तो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ। प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशन देखिए वो चीज़ है, कोई ऐसा स्किल जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो, जो आप बाकी लोगों से अच्छा करते हो। यानी कोई ऐसी नॉलेज, एक स्पेसिफिक नॉलेज है आपको, मान ली किसी सब्जेक्ट की आपको अच्छी नॉलेज है, आप में कोई स्किल्स है, ठीक है, आप में कोई एक्सपर्टीज़ है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो मैं बोलूँगा कि आप क्या है, आप एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशन में है आप। अब उसके एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक डॉक्टर हो गया, अब अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप फर्दर आप कहते हैं कि मैं 12वीं के बाद जो है सीए करना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है कि एक प्रोफेशन है। डॉक्टर होना क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है जी। डॉक्टर होना क्या है, एक प्रोफेशन है। इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि टीचर होना क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो जहाँ पे एक स्पेशलाइज नॉलेज स्किल्स की ज़रूरत है जिसको आपने बार बार प्रैक्टिस करके निखारा है, ठीक है, तो प्रोफेशन एडर टू हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स सॉरी। तो प्रोफेशन वो चीज़ है जहाँ पे आपके ना एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, एथिकल बेस पे काम करना है, ठीक है जी। जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि हाँ हम एक प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। और उस बेस पर आप कोई काम कर रहे हो और जाहिर सी बात है आपका पर्पस है पैसा कमाना।
तो आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, यूजुअली ये जितने भी प्रोफेशन होते हैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, सर्विस देते हैं, ठीक है, कोई सोल्यूशन देते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट आया इनके पास अपनी समस्या लेके, आपने उस समस्या का समाधान कर दिया, आपने उसको कोई कंपनी खोलने में हेल्प कर दी, आपने उसको प्रोडक्ट बेचने में हेल्प कर दी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, सारी एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है, और हम कहते हैं कि हम अपनी फील्ड में यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, ये हमारी कमिटमेंट है। तो प्रोफेशन कुछ इस तरीके की चीज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, ये सब याद रख सकते हैं। मैनेजर होना भी एक तरीके का प्रोफेशन है। इसके अलावा होती है एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट वो चीज़ है जहाँ पे रिस्क का लेवल बहुत लिमिटेड है, ठीक है, कहीं जॉब में है भी नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मेरा कोई एम्प्लॉयर है, यानी जिसने मुझे जॉब दे रखी है, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो यानी मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, और उसके बदले में मुझे या तो वेजेस मिल रही है, या सैलरी मिल रही है, या तो मजदूरी मिल रही होगी, या वेतन मिल रहा होगा, ठीक है जी। तो एम्प्लॉयमेंट यानी जहाँ पर आपको कोई वर्क असाइन किया गया है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको क्लियरली बताया गया है कि हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, एम्प्लॉयर बताता है व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, और आप वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर वो काम करके देते हैं, बदले में आपको मंथली या पर डे के हिसाब से, क्वार्टरली, जो भी तरीका है पे करने का, वो आपको मिलता रहता है। आपके खुद के कोई पैसे नहीं लगे हुए, आप जिसने भी वो पैसे लगा रखे, आपने बस उसको काम करके देना है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तीनों बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या चीज़, क्या क्या डिफरेंस है तीनों बातों में। अब देखिए, अगर मैं बिजनेस को डिवाइड करूँ ना, बिजनेस एक्टिविटी को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। बिजनेस के अंदर मेजरली या तो हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, या हम कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। अब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इंडस्ट्री भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पर इंडस्ट्री मतलब यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। तो ये इंडस्ट्री में या तो प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए एनिमल्स को पालते पोसते हो, और उनके जो प्रोडक्ट्स है उनसे आप जो है पैसे कमाते हो, ब्रीडिंग करते हो, ठीक है जी। तो इंडस्ट्री का मतलब हो गया आप सामान को बना रहे हो, और जब वो सामान बन जाएगा उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटीज़ करोगे, वो सारी की सारी हेल्परी एक्टिविटी कॉमर्स का पार्ट कहलाती है। और डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इंडस्ट्री को, फिर कॉमर्स पे जाएंगे। इंडस्ट्री भी जैसे बिजनेस तीन प्रकार से हो सकता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप की हो सकती है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। और फर्दर बिजनेस को भी कैटेगराइज करूँ तो उसमें इंडस्ट्रीज है और कॉमर्स है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री को भी अगर बाइफर्केशन किया जाए तो इंडस्ट्री मेजरली तीन टाइप की होती है। एक तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और एक होती है हमारी सर्विस यानी कि ट्रेजरीज इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आप मान लीजिए मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है किसी एनिमल की देख रेख कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बो रहे हैं, कोई प्लांट उगा रहे हैं, पेड़ों की लकड़ी बेच रहे हैं, या आप एग्रीकल्चर का कोई काम कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जो वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आप निकाल लेते हो और उसकी मदद से आप कुछ दूसरी चीज़ बना रहे हो, तो वो कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप फर्दर उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने शुगर केन उगाया, गन्ना उगाया, तो वो तो होगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। फिर आपने वो गन्ने जो है किसी बिजनेसमैन को बेच दिए, उस बिजनेसमैन ने मशीनों की मदद से उसको जो है शुगर में कन्वर्ट कर दिया, या उसने जो है जैगरी बना ली, गुड्स बना दिए, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जहाँ पर मशीनों की मदद से मटीरियल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, मटेरियल की मदद से या वो रॉ मटेरियल की मदद से आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, और ताकि उसको जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज़ कर पाए, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी। और तीसरा जो हमारा सर्विस सेक्टर, यहाँ पे किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, यहाँ पर आप केवल और केवल जो है सर्विस रेंडर कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी ना किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हो। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी टीचिंग, ठीक है, एक टीचिंग एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है। बैंक कुछ बेच थोड़ी रहा है आपको, बैंक में आप पैसे रखते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, अपना इंश्योरेंस कराया, तो दीज आर सर्विसेज, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपने अपना मोबाइल का रिचार्ज कराया, ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन की सर्विसेज है। आपको इंटरनेट की सुविधा मिल गई, ठीक है, इंटरनेट मिल गया, आप मतलब फ़ोन पे किसी से बात कर पा रहे हैं, तो ये सारी की सारी सर्विस कहलाती है। तीन प्रकार की मेजरली इंडस्ट्रीज होती है। अब इनका देखो बाइफर्केशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा।
अब मैं प्राइमरी इंडस्ट्री पे दोबारा आता हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी एक काम तो है एक्सट्रैक्शन का, एक है जेनेटिक। एक्सट्रैक्शन का में काम क्या होता है, देखो यहाँ है नेचुरल रिसोर्स को आप क्या कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। रॉ मटेरियल को बाहर निकालना ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे। जैसे आप मान लीजिए कोई खनन का काम कर रहे हो, ठीक है, खनन का मतलब होता है माइनिंग कर रहे हो, कोयला निकाल रहे हो कहीं से, पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है वो निकाल रहे हो, तो उसको एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी कोई बेसिक रॉ मटेरियल है किसी जोग्राफिकल एरिया में, किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो वहाँ से आप वो प्रोडक्ट निकाल के लेकर आए, तो आपने क्या करा, एक्सट्रैक्शन करा उसका। और जेनेटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप प्लांट्स उगा रहे हो, आप एनिमल्स का पालन पोषण कर रहे हो, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन कर रहे हो, उनके बच्चों को फिर बेच रहे हो, ठीक है। आप सीड्स नर्सरी इसका काम कर रहे हो, आप मान लीजिए फूल वगैरह जो है उनके जो सीड्स है उनको बेचते हो, या आप पौधे मतलब जो है पौधे, जैसे आप नर्सरी बनाया, आपने पौधे गमले बना लिए छोटे छोटे, आप उनको बेच रहे हो। तो ये एक तरीके की जेनेटिक इंडस्ट्री है जहाँ पर आप जो है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, और यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के बारे में बात हो रही है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को मैंने ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री में अभी देखिए क्या है, या तो आप कर रहे हो कुछ मैन्युफैक्चरिंग, या आप कुछ कर रहे हो कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप जंगल से लकड़ी काट के लेकर आए, आपने लकड़ियाँ खरीदी, अब उस लकड़ियों से आपने कोई फर्नीचर बना दिया, ठीक है। लकड़ियों की मदद से आपने पेजेस बना दिए, बुक्स बना दी, ठीक है, बुक्स कॉपी जो है पेजेस बना दिए, फिर कोई ना कोई पब्लिशर उसके ऊपर जो है अपनी किताब छापेगा पेजेस खरीद के। तो आपने रॉ मटेरियल, या शुगर केन का मैंने एग्जांपल दिया था, शुगर केन की मदद से आपने शुगर बना दिया, जैगरी बना दी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, कोई पुल बना रहे हो, कोई सड़क बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई पार्किंग बना रहे हो, कोई हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें बना रहे हो, या रेलवे का पुल मतलब बना रहे हो, या कोई पटरियाँ बिछा रहे हो, ये सब सारा काम कंस्ट्रक्शन का काम कहलाता है। इंडस्ट्री को भी डिवाइड कर दिया जी। अब बात करते हैं हम कॉमर्स की। तो मैंने इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया, 3 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज और एक सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अलावा हमने प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा कि उसमें एक तो एक्सट्रैक्शन का काम है, और दूसरा काम है उसके अंदर कुछ जेनेटिक का, जिसमें प्लांट्स और पौधों की बात करी, ठीक है। दूसरी हम लोगों ने सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की बात करी। सर्विस सेक्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है, यानी कि कॉमर्स। कॉमर्स आपकी फील्ड है, आपने कॉमर्स जो है स्ट्रीम ली है। तो कॉमर्स क्या मतलब है, कॉमर्स को अगर मैं देखो मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखूँ ना, तो कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एलेजरीज टू ट्रेड, यानी हेल्परी एक्टिविटी टू ट्रेड। यानी कि ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, यानी सामान को बना रहे हो या बेच रहे हो, और बनाने बेचने के लिए जो हेल्परी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो भी कॉमर्स का पार्ट है। तो कॉमर्स में 2 चीज़ें आ गई, 2 तरीके की एक्टिविटी आ गई, एक तो ट्रेड आ गया, और ट्रेड करने के लिए जो हेल्परी एक्टिविटीज़ है वो आ गया। बाइंग करना, सेलिंग करना, इन सबको ट्रेड कहते हैं। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट परचेजिंग एंड सेलिंग। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी भी करनी पड़ती है जिससे आसानी से सामान खरीदा जा सके, आसानी से सामान बेचा जा सके। तो उन एक्टिविटीज़ को, उन सर्विसेज को हम ट्रेड की हेल्परी एक्टिविटी यानी कि मददगार एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए हरियाणा के अंदर वो प्रोडक्ट बनाया, लेकिन बेचना है उस प्रोडक्ट को जाके कश्मीर में, तो अब साधन भी तो चाहिए ना भैया, साधन भी तो चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, जहाँ पे आप अपने अकाउंट्स खोलोगे, जहाँ पे लोग पेमेंट कर सकते हैं, जहाँ आपके नाम का चेक काट सकते हैं। आपने अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह समुंदर के रास्ते भेजा, अब वो डूब ना जाए, खराब ना हो जाए, तो आपने उसका इंश्योरेंस, मारीन इंश्योरेंस करा लिया। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, आप रिचार्ज करवाते हो, इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करते हो। आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन कस्टमर को पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट एजेंसी की हेल्प ली, पैकिंग करने के लिए हेल्प ली, ठीक है। आपने वो सामान बना के कुछ समय तक अपने पास रखा वेयर हाउस में, क्योंकि एकदम से बनने के बाद तो बिकेगा नहीं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ट्रेड करने में सहूलियत यानी हेल्प करती है हमारी, तो उसको हेल्परी एक्टिविटी ऑफ ट्रेड कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए कॉमर्स हमारे लिए क्या भूमिका अदा करती है, और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है।
कॉमर्स प्रोवाइड्स करती है एक तरीके का लिंक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों का काम क्या है कि जिसने प्रोडक्ट को बना दिया और जिसने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो सारी की सारी कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं। ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व, जो भी एक्टिविटीज़ ये हिड्रेंस को रिमूव करेगी, इनके बीच में, इन दो बंदों के बीच में जो हिड्रेंस आ रही है, जो भी एक्टिविटीज़ इन हिड्रेंस को रिमूव करेगी वो सारी की सारी कॉमर्स एक्टिविटी कहलाती है। अब वो हिंड्रेंस कौन सी हो सकती है? पर्सन की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है, टाइम की हो सकती है, रिस्क की हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है। अब इनको भी समझाता हूँ। मान लीजिए पर्सन की क्या है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव बाय ट्रेड, यानी कि जिसने वो बनाया सामान, कस्टमर उसको नहीं जानता, तो लेकिन कस्टमर जो है एक पर्सन को जानता है, यानी कि वो बेचने वाले को जानता है, सेलर को जानता है। तो सेलर ने प्रोड्यूसर से सामान खरीदा और सेलर ने फिर कंज्यूमर को वो सामान बेच दिया। तो ये पर्सन की दिक्कत है, ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो इन्होंने एक मीडियोकर का सहारा लिया। तो ये जो बीच में जो पर्सन आया, ये सारा का सारा कॉमर्स का पार्ट है। इसके अलावा हिड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि आज जो मैंने सामान बना दिया, जरूरी नहीं है कि वो आज बिक जाए, उसको बिकने में हो सकता है टाइम लग जाए, तो तब तक वो सामान को रखेंगे कहाँ? सड़क पे थोड़ी रख देंगे, तो वेयर हाउस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो वो जो हिड्रेंस टाइम वाली दिक्कत जो है वो जिसने पूरी करी, वो भी कॉमर्स एक्टिविटी का पार्ट है। प्लेस की बात करूं, आपने कोई सामान बनाया मान लीजिए इंडिया में, लेकिन उसकी कंजप्शन है किसी और कंट्री में, मान लीजिए बुल्गारिया कंट्री में उसकी कंजप्शन है, यूरोपियन कंट्री में उसकी कंजप्शन है, तो प्लेस की दिक्कत कैसे पूरी होगी? ट्रांसपोर्टेशन से होगी, एक जगह से दूसरी जगह आप उस सामान को ले जाएंगे। इसके अलावा रिस्क भी है कि भाई सामान रास्ते में खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारा का सारा, उसमें आग ना लग जाए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सारा रिस्क का जो प्रोटेक्शन है वो हम इंश्योरेंस से पूरा करते हैं, और ये इंश्योरेंस भी हमारी एक कॉमर्स की एक्टिविटी है। इंश्योरेंस का पूरा फर्दर चैप्टर भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझाना चाहता हूँ कि जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, उनके बीच में जो ब्रिज है, वो सारी की सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म करती है वो कहलाती है कॉमर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कॉमर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हमें 200% पता होना चाहिए भाई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है। अब ये एक्टिविटी मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेड करने में जो हेल्परी एक्टिविटी है, एक है ट्रांसपोर्ट्स। अब ट्रांसपोर्ट में रेलवे है, रोड है, एयर है, वाटर्स है, इन सब चीज़ों को आप अपनी एज पर द गुड्स कि हमारा गुड्स किस प्रकार का है और उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बेस पर भेजा जाता है, ठीक है जी। हर चीज़ को भेजने से पहले ये देखा जाता है कि वो किस मोड से भेजना जो है ज़्यादा आसान रहेगा और किस मैनर से उसको भेजना जो है मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि एक जगह पे मैंने सामान बनाया और दूसरी जगह पर बेचना है, तो उसमें प्राइस में भी तो ऐड होगा ना भैया। जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी तो लेंगे, नुकसान में थोड़ी चलना है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो ध्यान में रखकर की जाती है, ताकि प्रोडक्ट इतना महंगा ना हो जाए कि लोग प्रोडक्ट खरीदे ही ना। इसके अलावा कम्युनिकेशन का मतलब है लोगों को टेलीफोन, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से इनेबल करना, ताकि मैं अपने कस्टमर से कनेक्ट रह सकूं, सप्लायर से कनेक्ट रह सकूं, जो मेरे ट्रेड पार्टनर हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उनसे कनेक्ट रह सकूं। तो मुझे कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा मैं जो पैसा सामान बेच रहा हूँ, मैं अपना पैसा रखूँगा कहाँ? सिक्योरली। तो मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊँगा। बैंक में नाना प्रकार के अकाउंट होते हैं, बट जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं उन अकाउंट्स को बोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। और जो आम बंदों के, यूजुअली आप या मेरे अकाउंट है, हमने अपना मान लीजिए कुछ सैलरी लेनी है उस अकाउंट के अंदर, या अपने पैसे जमा करने हैं, तो हम अपन बैंक के पास जाके खोलते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको जो है करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। पहली बात तो जानने की ये थी। दूसरा, इसमें एक दिन में जितने मर्जी पैसे निकालो, जितने मर्जी पैसे डालो, बट यहाँ पे एक लिमिट होती है। यानी ये हमें जानना भी जरूरी भी नहीं था, पर एक जनरल बात बताना चाह रहा था कि बैंकिंग का बिजनेस में क्या रोल है। तो बैंक बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उसको चाहिए होते हैं, अपना इंश्योरेंस के पैसे कटवाने हैं, रेंट पे करना है, प्रोडक्ट खरीदना है, लोगों को जिनसे कच्चा माल खरीदेगा उनको चेक इशू करने हैं। तो बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में। इसके अलावा मुझे अगर भाई बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन करना है, यानी कि कोई बिजनेस ऑपरेशन करना है, तो मुझे पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर फाइनेंस का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, अपने प्रोडक्ट को इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हो। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जिस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा जोखिम हो,
उसके अंदर कैपिटल लगाना, उसके अंदर पैसा लगाना, तो वेंचर कैपिटल। तो इन सब चीज़ों के लिए जब मेरे को कुछ समय के लिए पैसा उधार चाहिए, ठीक है, बिजनेसमैन को कुछ पैसा उधार चाहिए, तो वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मदद से ये सब काम कर पाता है। बैंकिंग भी समझ आ गई आपको, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ट्रेड में हेल्प करती है। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस को, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज से बचाने के लिए, और तो हम उस चीज़ को इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो फिर हमें क्या मिलता है, अगर कोई नुकसान एक्चुअल में घट जाता है तो उसके बदले में हमें क्लेम मिलता है। अदरवाइज सिक्योरिटी रहती है कि हाँ कोई मतलब जो है हमारे प्रोडक्ट में कोई नुकसान नहीं होगा। तो कोई अनफोर्सीन इवेंट है, मुझे नहीं पता भाई मेरे को नुकसान हो भी सकता है या नहीं, तो उसके लिए इंश्योरेंस को कराया जाता है। ठीक है, एक तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है कि अगर नुकसान हो गया, कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ गया, तो आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी तो है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है, वो पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये बिजनेस करने में ना ये सारी दिक्कतें आती हैं, इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं। आगे और भी देखते हैं ट्रेड में। एक हमारी वेयर हाउस की बात में मैंने करी, आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है कुछ समय के लिए, सामान को स्टोर, देखो ये पिक्चर में दिखा रखा है, देखो सामान जो है गोडाउन के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि अभी एकदम से बिका नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे ऑर्डर आएंगे ये सामान बिकता चला जाएगा। तो वेयर हाउस हमें एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पे हमारा सामान की क्वालिटी मेंटेन रहे, सामान खराब ना हो जाए। बेसिकली आपके घर में जो फ्रिज है, ठीक है जी, जो फ्रिज है वो क्या है, वो एक तरीके का स्टोरेज ही तो है, वहाँ पे आप अपना सामान ही तो रख रहे हो ताकि वो सामान खराब ना हो जाए। और एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए भी, कि भाई मैं अपनी दुकान पे सारा सामान थोड़ी रखूंगा, कुछ सामान तो मैं गोडाउन में ही रखूंगा, ज़्यादातर सामान गोडाउन में रखूंगा, जैसे ऑर्डर आएगा धीरे धीरे गोडाउन से मंगा के उसको बेचते रहेंगे। तो एक सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए भी मुझे वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगली एक्टिविटी हमारे पास जो ट्रेड के अंदर हेल्प करती है, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। As I told you, when you produce something or you buying something for selling, so how do people know that you produce the product, you made the product, or your product is best than others, your competitors? तो एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को पता होना चाहिए भी आपने कोई फलाना टाइप का कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। तो प्रोडक्ट लोगों को कैसे पता चलेगा? टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वो कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखेंगे, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए यूट्यूब पे कोई ऐड आ रही है, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आ रही है, ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, या रैंडमली एसएमएस आ रहा है, ईमेल आ रही है, तो वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो कभी आपने सोचा है कि वो प्रोडक्टों की ऐड आपको जो आती हैं, तो कोई ना कोई तो उनको बनाता होगा ना भाई। तो जो वो बनाती हैं वो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज कहलाती हैं, या मतलब हर कंपनी का अपना एजेंसी डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एडवर्टीजिंग एजेंसीज। तो ये सारी की सारी जो है टारगेट ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विस के बारे में बताने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, कि जो भी मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मेरे कस्टमर हो गए, मेरे एम्प्लॉयज़ हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मीडिया हो गया, इन सब के साथ एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेट होता रहे, एक इंगेजमेंट भी बने रहे, लोगों का ध्यान हमारी कंपनी पर रहे, अच्छे पब्लिक रिलेशनशिप बने रहें, ताकि हमारी सेल्स जो है इंक्रीज होए। तो उन सब के लिए भी जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो सब भी कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है। बिजनेस में कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी, इंडस्ट्रीज के टाइप के बारे में बात करी, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उन दोनों को कुल मिला के कॉमर्स कहते हैं, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव तो केवल और केवल एक ही है, प्रॉफिट कमाना। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं वो बिजनेस ही नहीं। बिजनेस तो वही है जो आपको सस्टेन रख सके, यानी कि आपको प्रॉफिट अभी भी दे रहा है और फ्यूचर में भी दे रहा है, और आपकी एक कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस, मार्केट में आपकी एक जगह रहे। तो सबसे पहला पर्पस बिजनेस का ये होगा कि आप मार्केट में स्टैंड रहें, आपकी एक अच्छी गुडविल बनी रहे। गुडविल मतलब ख्याति, वैल्यू, रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन बनी रहे। दूसरा बिजनेस का पर्पस है कि आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव मार्केट को देते रहें, कुछ इनोवेटिव करते रहें। जैसे नए नए फोन्स की सीरीज आती रहती है, 15 आ गया, 16 आ गया, फर्दर फिर 17 आ जाएगा, फिर उसके वर्जन आ जाएंगे ऐसे एंड्रॉयड में,
या सैमसंग में, तो अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग इनोवेशन टेक्नोलॉजी ऐड होती रहती है, एआई टूल्स आ गए हैं, ठीक है जी। तो ये सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं। प्रोडक्टिविटी आपकी जो है बनी रहे, यानी जितना आप इनपुट लगा रहे हैं आपका आउटपुट, आपका जो आउटपुट है उससे ज़्यादा बने, तो ये है प्रोडक्टिविटी। आप फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से मेंटेन कर पाए, आपका प्लांट्स, मशीन और जो ऑफिस की बाकी चीज़ें हैं वो जल्दी से ख़राब ना हो, क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ है। आपने जो फंड्स लगा रखे हैं मार्केट के अंदर, जिस जो गुड्स खरीद रखा है, सर्विस के ऊपर पैसा लगा रखा है, वो रिसोर्सेज अच्छे से आपको जो है अर्निंग कर कर दे। इसके अलावा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है 5वें नंबर पे लिखा हुआ मैंने, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन पर्पस है अर्निंग प्रॉफिट। 1 लाख लगाया तो 1,10,000 बन जाए, ठीक है जी, पैसा डबल ही डबल हो, ऐसा हमारी बिजनेस की ऑब्जेक्टिव रहती है। इसके अलावा जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है पर मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि कहते हैं कि एक बिजनेस जो है ना, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे कहाँ से ले रहा है, सोसाइटी से ही ले रहा है। जितने भी रॉ मटेरियल लेगा सोसाइटी से ही लेगा, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो मशीन हो, सोसाइटी नहीं तो बना कर दी, और वो प्रोडक्ट बनाकर भी सोसाइटी को ही के कस्टमर, सोसाइटी में ही रहते हैं कस्टमर, उनको ही बेचेगा। तो इनपुट भी आपने यहीं से लिया, आउटपुट भी आपने यहीं से लिया, आपने बस केवल उनको प्रोसेस किया। तो इन दोनों के प्रति, इन समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, ठीक है जी। आप अपने प्रोडक्ट से जो है समाज में कोई गंदगी ना फैलाएं, कुछ नेगेटिव टाइप की फिल्म ना बनाएं जो किसी की धार्मिक चीज़ों को जो है हर्ट कर दे, है ना। या आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना बनाएं जो रिवर्स को गंदा करे, वाटर पोल्यूट करे, आसपास की हवा खराब करे। तो आप जो है समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है बीइंग अ बिजनेसमैन, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। तो बिजनेस के हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करी। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिकली बिजनेस रिस्क के बारे में। एज आई टोल्ड यू कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। तो रिस्क आप ये समझ लीजिए एक इसेंशियल पार्ट है, एक इसेंशियल पार्ट है। किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ रिस्क ना हो। और कहता है कि जितना रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। कहते हैं नो पेन नो गेन, तो एक तरीके का रिस्क लेना जो है आपका प्रॉफिट ही है। बिजनेस रिस्क रेफर करता है कि एक इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकते हैं आपको, यानी कि जितने प्रॉफिट आपने सोचे थे वो नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, या हो सकता है कि आपको लॉस हो गए, कोई अनसर्टेनिटी आ गई, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, फेलियर हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी मार्केट में वर्क नहीं करी, आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो वर्क नहीं करी, उसने लोगों को प्रभावित नहीं करा। इतनी सारी फिल्में बनती है, कितनी सारी फ्लॉप हो जाती है, मुश्किल से जो है 0.5% फिल्में मार्केट में चलती है। आधी से ज़्यादा मूवी, आधी से क्या है मतलब आप 90% मूवी तो आपको पता भी नहीं चलती मार्केट में ही वो एग्जिट होगी, ठीक है जी। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बहुत कम स्पेस बना पा रहे हैं, मार्केट एरियाज बहुत कम है, तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके बिजनेस के विपरीत हो जाए। तो बिजनेस रिस्क है बहुत सारे तरीके के। कुल मिला के समझ लीजिए कि हर वो एक्टिविटी, हर वो इवेंट जो मार्केट में हो रहा है जिससे आपके प्रॉफिट कम हो सकते हैं या हो सकता है आपको लॉस हो जाए, वो सारा का सारा आपका बिजनेस रिस्क है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये हर बिजनेस का एक इंसेंशियल पार्ट है। हर बिजनेस में अनसर्टेनिटीज़ है, हर बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाएगा डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ रिस्क वो अडॉप्ट करेगा। जितना ज़्यादा आप रिस्क ले पा रहे हैं उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। केवल समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ। मान लीजिए आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको सट्टा लगा रहे हैं, आपने मान लीजिए 50 रुपये लगाए और उसके बदले में आपको जो है 15,000 रुपये मिल गए, ठीक है। तो ये नुकसान का रिस्क जो कितना है 50 रुपये का, और बेनिफिट कितना है 15,000 रुपये का। अब इसकी जगह मान लीजिए आपने 500 रुपये लगाए और बदले में आपको जो है 1.5 लाख रुपये मिल सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है केवल 1%, और 99% जो पॉसिबिलिटी है वो फेलियर की। ये जो 99% पॉसिबिलिटी है ये है अनसर्टेनिटी, ये है रिस्क, ठीक है। तो रिवॉर्ड फॉर रिस्क, यानी कि अगर रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। तो नो रिस्क नो गेन, इस तरीके की आप एक जुमला याद रख सकते हैं। हर बिजनेस के अंदर रिस्क एक एसेंशियल होता है। अब रिस्क मैं चिल्ला रहा हूँ, इसका क्या मतलब है भैया, क्या होता है रिस्क एक्चुअल में। तो रिस्क हो सकता है कोई नेचुरल, मान लो कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई फ्लड आ जाए आपके एरिया में, ठीक है, कोई ड्रॉट सूखा पड़ जाए, तो बिजनेस बंद हो गया, ठप पड़ गया, जैसे कोविड हो गया। कोविड तो खैर नेचुरल कारण, मतलब नेचुरल भी मान सकते हो आप इसको, ठीक है, एक प्रकृति की दी हुई बीमारी है जिसके कारण जो है पूरा शट डाउन करना पड़ा पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो ये नेचुरल कॉजेज है जो बिजनेस का रिस्क बढ़ा सकते हैं।
ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, मान लीजिए इंसान से कोई गलती होगी जिससे कारण मशीन खराब होगी, 3 दिन तक प्रोडक्शन नहीं हो पाई। नेग्लिजेंस, एरर भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है उन्होंने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया हो, ठीक है। जैसे कि आपने बैंक से बहुत माल पैसे लिए और उसके बाद जो है आप इंडिया छोड़कर विदेश जाके वहाँ पे आपने अजाइलम ले लिया, ठीक है। नीरव मोदी ये हो गए और ये किंगफिशर के मालिक, ये सारे के सारे लोग क्या हैं, ये लोग एक तरीके के फ्रॉड का ही तो एग्जाम्पल है। तो आपने बैंक ने इनको इतनी बड़ी मात्रा में लोन दिया क्योंकि भाई रेनॉल्ड पर्सनालिटी है, दे ही देंगे वापस, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। तो देखो इन्हें बड़े बड़े लोग जो है फ्रॉड करके जो है विदेशी कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसानों का जो लोन है वो हमारी कंट्री कई बार माफ़ नहीं कर पाती है, उसके कारण लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ह्यूमन नेग्लिजेंसी है, ठीक है, एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट है, फाइनेंशियल लॉस है, डैमेज ऑफ रेपुटेशन है, लीगल लाइबिलिटीज है, ये सारे के सारे ह्यूमन कॉजेस है। इसके अलावा इकोनॉमिक कारण भी हो सकते हैं। मान लीजिए पूरा बाजार ही ठप पड़ा है, मंदी है, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं है कि वो खरीदें वस्तुओं को, ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन हो गया या मार्केट में रिसेशन है, मार्केट ठंडा पड़ा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अबाउट माई प्रोडक्ट वो चेंज हो गई है, ठीक है जी। इंडिया के अंदर मान लीजिए माना गया है, कुछ पुराने साल की घटना ही है कि एक ना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आई थी, हालांकि सिगरेट तो हर प्रकार का नुकसान ही देती है, बट ऐसा माना गया कि ये जो सिगरेट थी इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ट्रेडिशनल सिगरेट है उसके कंपेयर में जो है कम नुकसान पहुंचाती है। बट इसके कारण जो है बाकी मार्केट भी हैम्पर हुआ, ठीक है, लोगों ने इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। टिकटॉक ऐप थी, लोगों ने अकाउंट्स बनाए, इतनी सारी वीडियोस बनाई, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी प्रोडक्ट के बारे में चेंज हो सकती है और उसके कारण पूरा का पूरा मार्केट का शेयर, एक पूरा जंक जो है, पूरा का पूरा एरिया, इतने सारे कस्टमर जो है लौटपुट हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट से हाथ धो बैठते हैं। तो इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं जिसके कारण बिजनेस में नुकसान हो सकते हैं। तो ये मेजरली ये 3 प्रकार के होते हैं रिस्क। अब बात करते हैं जो आपकी किताब में चीज़ें नहीं है, एक जनरल बातें, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने, अदरवाइज जो सिलेबस वाली बातें थी पहले चैप्टर में उसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। आगे 10 मिनट की क्लास और लेंगे कि बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो बेसिक फैक्टर आपके दिमाग में क्या होने चाहिए। मान लीजिए आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे होंगे कि भाई मुझे जो है ये सारी स्टडी कंप्लीट करके अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसमें आपको एक केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी, करियर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, रिस्क लेने की एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं, ठीक है जी। जो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो एक नया बिजनेस, एक नया सेटअप, एक नए आइडिया से स्टार्ट करता है। ऐसी चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, आपने कुछ इन्वेंट किया, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाया, तो आप हो गए एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। तो जो आप इंटरप्राइजेस आपने बनाई है, जो भी आपने बिजनेस बनाया है, तो बिजनेस बनाना एक आउटकम है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस। जिसने बनाई वो एंटरप्रेन्योर है, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो बना रहा है, जिस प्रोसेस के द्वारा बना रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और आउटकम क्या बन के आएगा, इंटरप्राइज बन जाएगी वो, ठीक है जी। अब कौन कौन से फैक्टर्स है दैट यू शुड बी कंसीडर व्हाइल यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तो पहले तो आपको देखना है कि आपको कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन सेल। तो आपका भाई आपका स्किल्स क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके के कस्टमर्स हैं जिनकी नीड्स अभी कैटर नहीं की जा रही है, जो प्रोडक्ट मार्केट में अभी नहीं बिक रहा है, तो किस तरीके का प्रोडक्ट, किस तरीके का बिजनेस आप सिलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप उस बिजनेस में कितना पैसा लगाने वाले हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, और उस चीज़ की डिमांड मार्केट में कितनी है, और एंटरप्रेन्योर कितना एम्बिशियस है। कुछ लोग होते हैं कि भाई हाँ उनको लाखों नहीं करोड़ों कमाने हैं, कुछ कहते हैं करोड़ों नहीं अरबों कमाने हैं, तो सबके एम्बिशियस अलग अलग हैं। तो साइज ऑफ बिजनेस यानी कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप कितनी कैपिटल मार्केट के अंदर लगाना चाहते हैं। तीसरी बात आपको सोचनी पड़ेगी, आपको बिजनेस किस लोकेशन में खोलना है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में खोलना है, किस कंट्री में खोलना है, ठीक है जी। तो आप लोकेशन देखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आप ये देखेंगे कि जो लोकेशन है वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंज्यूमर हो, यानी वहाँ कंज्यूमर आसानी से पहुँच पाए, वहाँ पे सप्लायर आसानी से पहुँच पाए, वहाँ पे आधारभूत चीज़ें जो है अधोसंरचना है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो आसानी से लोगों को आने जाने के लिए आसान हो। दूसरा आपके पास अब ये देखेंगे कि फाइनेंशियल
प्रीपोजिशन यानी कितना पैसा मैं अपना खुद का लगाऊं और कितना पैसा मैं डेप्ट करूं यानी कि उधार लेकर लोन लेकर बिजनेस में लगाऊं और कितना पैसा ऑनर खुद लगाए, ऑनरशिप कैपिटल खुद का पैसा कितना लगाना चाह रहा है, तो ये डिसीजन लेना फाइनेंशियल है। फिर फिजिकल फैसिलिटीज़ में आपने देखना है कि कौन कौन सी मशीन चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ बिल्डिंग खरीदेंगे भैया, कितने की बिल्डिंग है, कौन कौन सी स्पोर्टिव सर्विस चाहिए, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर कनेक्शन चाहिए, है ना। तो वो जो इंसेंशियल चीज़ें हैं वो आप फिजिकल फैसिलिटीज़ में सोचेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कम्पिटेंट और कमिटेड वर्क फोर्स भी हो। आप बिजनेस तो खोल लिया, बिजनेस कल्ला बंदा थोड़ी चलाएगा, किसी ना किसी की तो हेल्प लेगा। तो जो भी आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, जो भी आप लोग अपने साथ लगा रहे हो, जॉब पे रख रहे हो जिनको, तो उनमें कितनी कम्पिटेंसी है, कितनी कमिटमेंट है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उनकी ट्रेनिंग पर, डेवलपमेंट पर, उनको मोटिवेटेड रखने में कितना ही अमाउंट जो है खर्च कर रहे हो ये। इसके अलावा आप जितना पैसा कमाएंगे उसके ऊपर आपको नाना प्रकार के टैक्स देने हैं, जैसे जीएसटी देने हैं, ठीक है जी, और टीडीएस, आप जो पैसा कमाएंगे उसके ऊपर आपको टीडीएस इनकम टैक्स देना है, ठीक है, टीडीएस तो गलत लिखेंगे, इनकम टैक्स लिखते हैं, इनकम टैक्स देना उसके ऊपर आपको, और जीएसटी देना है। तो ये सब चीज़ें आपके टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। फिर आपने देखना है कि वो बिजनेस किस ओकेजन पर, कहाँ पर, किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, कैसे लाइसेंस लेना उसका, किस तरीके से लाइसेंस को एक्वायर किया जाएगा, कब तक लाइसेंस परमिट है, सेटिंग ऑफ बिजनेस, लाइसेंस लेने के बाद आप जो है जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब करके अपने बिजनेस को लॉन्च कर देंगे और जो है अपना कार्य, बिजनेस का कार्य स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैंने आपको बच्चों इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, हालांकि ये सिलेबस में नहीं लिख रखा, बट आपको पता होना चाहिए बिजनेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ हैं, बिजनेस स्टडी आपका सब्जेक्ट है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग दैट आई शैल बी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, so what are the factors that you should be consider while you are taking such decisions? So how many capital you have, what is your ambitious, और क्या आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, कहाँ बिजनेस खोलना है, कैसा बिजनेस खोलना है, मार्केट में लोग हैं कि नहीं है, ये सब बातें आपको सोचनी पड़ती हैं, ठीक है जी। और इन सब चीज़ों के लिए ना आप करते हैं मार्केट में रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान रहे होते हैं तो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मार्केट को रिसर्च कर रहे हो कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, कस्टमर के मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, मेरे कंपटीटर्स कौन कौन होंगे, तो कस्टमर की नीड्स का पता लगाओगे कि उनको, उनकी भाई उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, बिहेवियर क्या है, मेरी टारगेट ऑडियंस वो लोग जो मेरा प्रोडक्ट को खरीदेंगे। मार्केट में जो भी मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी पोटेंशियल ग्रोथ कितनी है, कितना भाई कितनी हद तक उसकी सेल हो सकती है, ठीक है, और मेरे उस ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो लोग पहले से वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेरे कंपटीटर कैसे हैं, उनको एनालाइज करना। फिर उसके बाद आप अपना जो है एक बिजनेस प्लान बनाएंगे। जब आप रिसर्च कर लेंगे उसके लिए आप डिसाइड करेंगे हर साल मेरे क्या गोल्स होने चाहिए, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी एक साल में कितना पैसा कमाना है, ठीक है, और एक साल में कितनी सेल होनी चाहिए मेरी, मार्केट एनालाइज करना, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखना, अभी पैसा कहाँ कहाँ से, कितने रिवेन्यू हो रहे हैं मेरे, कितनी सेल्स हो रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। एक रोड मैप तो आपको चाहिए ना कि इतने साल में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इस तरीके से पेमेंट कर दी जाएंगी। ये सब चीज़ें आप प्लान करते हैं, आप अपने ऑपरेशंस को प्लान करते हैं, ठीक है, कि मैं प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से करूँगा, मार्केटिंग कैसे करूँगा और मैनेजमेंट कैसे करूँगा, ये सब चीज़ों के बारे में आप प्लान बनाते हो। फिर आप ये देखते हो कि भाई मुझे जो फंडिंग्स है वो सिक्योर फंडिंग कहाँ से मिलेंगी, यानी अगर मुझे बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है और मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मुझे जो है बहुत सारे तरीक़ों से पैसे जुटाने पड़ेंगे, यानी अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसमें से बूम स्ट्रिपिंग इन्वॉल्व होता है। मतलब आप अपनी पर्सनल सेविंग्स या अपने क्रेडिट कार्ड्स या अपने दोस्तों से लोन ले रहे हो या फैमिली से फंड्स ले रहे हो, इसके माध्यम से आप जो है पैसा जुटा रहे हो। दूसरा है एंजल इन्वेस्टर्स। ये क्या है, ये वेल्थी इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उन बिजनेस में जो अभी नए नए खुले हैं, यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स वो हो गए जो नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप कोई नया प्रोजेक्ट लेकर जाओ उनके पास, जैसे टीवी पे ना शार्क टैंक करके एक शो आता है, तो उसमें लोग नए नए आइडियाज़ लेकर जाते हैं, तो वहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर उनको वो आइडिया पसंद आता है तो बताते हैं कि भाई हाँ मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। वेंचर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वहाँ पे हम अकेला पैसा ना लगाकर, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो फर्में होती हैं, ठीक है, जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, ठीक है, जो कैपेसिटी रखती हैं ज़्यादा रिस्क लेने की, ठीक है, और लेकिन उनको सिग्निफिकेंट रिटर्न चाहिए। अगर मैंने 100 रुपये लगाए हैं तो भैया मेरे को जो है
150 रुपये कमाने हैं, अब ये सीधा सीधा 50% का मार्जिन है। मार्केट में पैसा अगर मैं बैंक में लगाऊं तो मुश्किल से मुझे 8% भी ना पैसा मिले, ठीक है, 8% FDI का मैक्सिमम रेट हो गया। तो अगर मैं 100 रुपये लगा के 150 रुपये कमाने की सोच रहा हूँ, तो यानी मैं ऐसे जोखिमपूर्ण बिजनेस में लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके अलावा बैंक से भी आप लोन ले सकते हो, और क्राउड फंडिंग का मतलब है कि छोटे छोटे इंडिविजुअल से आप जो है पैसे इकट्ठे कर सकते हो। रेजिंग फंड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आप क्राउड फंडिंग भी कर सकते हो। तो पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे, ये सवाल का मैंने आपको जवाब दिया। अब बिजनेस आप अकेले नहीं करोगे, बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग चाहिए, तो वो लोग आपको हायर करने पड़ेंगे, यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट पे रखना पड़ेगा। तो जब आप उनको अपॉइंट करेंगे, आप उनका इंटरव्यू लेंगे, तो उनके अंदर आप स्किल्स देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, उनकी पर्सनैलिटी में किस तरीके के ट्रेड्स हैं, यानी कि गुण हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये देखेंगे आप। और फिर जो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करते रहेंगे ताकि वो कमिटेड रहे और फर्म को छोड़ के जाए ना, क्योंकि इतना सारा ट्रेनिंग कर देने के बाद कोई व्यक्ति चला गया तो फिर वो फ़ायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे ठीक है, पैसा भी अरेंज हो गया, बिजनेस आइडिया भी पता चल गया, बंदे भी हायर कर लिए। अब है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, यानी कि मार्केटिंग करना, टारगेट ऑडियंस के पास जाना, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है, सर्विस के बारे में, सेल्स जनरेट किस तरीके से होंगी। तो एक कंप्रीहेंसिव मार्केट स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है हम लोगों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर पाए। तो उसमें मेरी टारगेट ऑडियंस यानी मेरे कस्टमर कौन है, किन लोगों को मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, वीमेंस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एल्डर्स के लिए बना रहा हूँ, या मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ। जैसे किंडर जो है एक प्रोडक्ट है, तो वो पर्टिकुलरली किसी एज कैटेगरी में, कि 6 to लेकर जो है 14 एज की कैटेगरी में बच्चे वो खरीदेंगे, तो टारगेट ऑडियंस होगी मेरी। और फिर मैं वो प्रोडक्ट किस माध्यम से बेचूंगा, मैं उसको ऑफलाइन, मेरी कोई दुकान है मतलब जहाँ पे लोग आके उसको खरीदेंगे, या मैं उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों पर बेच रहा हूँ। तो एडवर्टीजिंग कैसे करूँगा, सोशल मीडिया पे कैसे जाऊँगा, ईमेल मैनेजमेंट कैसे करूँगा, कंटेंट कैसे लिखूँगा, मार्केटिंग का पब्लिक रिलेशन कैसे बनाऊँगा, मार्केटिंग मैसेजेस, ये सब चीज़ें हैं। लोगों से बात करना कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाया, और ताकि वो खरीद पाए। फिर मैनेजिंग योर बिजनेस, बिजनेस मैनेज करने में मेजरली 4 बातें आती हैं। ये आप पूरी कॉमर्स धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा। एक तो है हमें ये देखना कि पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा मेरे को देखना कि मेरे पास ढंग के लोग हैं कि नहीं काम करने के लिए, तीसरा ये है कि मेरा प्रोडक्शन करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करूंगा, किस तरीके से रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलूंगा। प्रोडक्ट भी बना दिया, पैसे का भी हो गया, लोग भी आ गए, अब वो प्रोडक्ट को बेचने के बारे में, सेल्स मैनेजमेंट के बारे में सोचूंगा। तो बिजनेस में मोटा माटी ये 5-7 मेन डिसीजंस होते हैं दैट यू हैव टू बी टेकन। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, कि आप ना कभी भी स्टिग्नेट नहीं हो सकते, न केवल बिजनेस में, आप अपनी लाइफ में भी। तो जो भी व्यक्ति स्टिग्नेट हो जाता है, कहता है कि अगर पानी किसी जगह पे खड़ा हो जाता है तो वो सड़ने लग जाता है। तो जो चीज़ बहती रहती है वो निर्मल रहती है, वो बढ़िया रहती है। तो चेंजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का नियम है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं, और इसको रजिस्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो रेजिस्टेंस को रोकते हैं, बट जो बिजनेस है ना, बिजनेस हमें कहता है कि भाई जैसे जैसे चीज़ें मार्केट में बदलती रहेंगी, आपको वो चेंज को अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कंटिन्यूसली बिजनेस को एनालाइज करना है। तो जो कंपनी लगातार इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करेगी, वो मार्केट से एंटर हो जाएगी, ठीक है। नोकिया कंपनी का एग्जांपल आपने सुना भी होगा कि नोकिया कंपनी जो है, बाकी प्रोडक्ट जो ऑनलाइन ये स्क्रीनिंग फ़ोन आए, तो जो फैसिलिटीज़ वो दे पा रहे थे, नोकिया कंपनी ने उसने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना वर्क नहीं करा, तो वो एग्जिट हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट में चेंज आएगा, आपको इंडस्ट्रीज के ट्रेंड को समझना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर की प्रेफरेंसेस कैसे बदलती चली जा रही है। अब कस्टमर को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए और अपने घर पर चाहिए, वो मार्केट आना नहीं चाहता, उसके बाद टाइम नहीं है। तो आप ब्लिंकिट जैसी ऐप आप देखते हो, जोमेटो जैसी ऐप देखते हो, जो आपको आपके घर पर कोई प्रोडक्ट को डिलीवर कर पा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर कोई कंपनी इसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगी तो वो सेल नहीं इंक्रीज कर पाएगी। दूसरा, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ रूबरू रहना, जैसे AI, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़। तो ये जितनी फोटोज़ मैंने इस PPT में लगाई हैं वो सारी AI जनरेटेड हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से जनरेटेड पिक्चर्स हैं। ये ना मैंने क्लिक करी है ना कहीं डाउनलोड करी है। तो ये है कि एक हमारी इफेक्टिवनेस को इन्हेंस करती है, हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। तो टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई जो है प्लास्टिक मनी टाइप डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ आ जाएगा। स्वैप करते थे लोग, फिर किसी ने सोचा नहीं था कि टैब से भी काम हो जाएगा, है ना।
तो ये कितनी सारी चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी में ऐड होती चली जाती है। स्ट्रैटेजिक अडॉप्शन, यानी जैसे जैसे भाई चीज़ें बदलती जा रही हैं, बिजनेस को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, चीज़ें अडेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी। और ये स्ट्रैटेजी को, जो भी हमारी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज हैं, उसको बदलती मार्केट कंडीशन के साथ अपने आप को भी एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिजनेस का अडॉप्शन चेंज करना है। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा एक ओवरव्यू फर्स्ट चैप्टर का आपके बिजनेस स्टडी। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है ये। और इसके अलावा कोई, मुझे लगता नहीं कि पहले चैप्टर में मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है, बट फिर भी आपको कोई डाउट, कुछ भी क्वेश्चंस हो किसी भी तरीके का, नॉट रिलेटेड टू जस्ट जो हमने पढ़ा है, वैसे ही इन जनरल आपके दिमाग में कोई आइडिया हो और आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी उस चीज़ को सॉल्व करने में या उस चीज़ पर बात करने में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ।